आपने लोगों में देख ही लिया होगा कि आपको हमारे चैनल पर मैथ और फिजिक्स के वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि देखा जाए हमारी क्लास 10th में मैथ में हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को तो हम देखेंगे ही, पर उससे पहले कुछ बेसिक जानकारियों के उपलक्ष्य में हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है प्रकृति, यानी जिस चीज़ को हमें प्रकृति ने दिया है। तो इसका मतलब है कि दुनिया की ऐसी चीज़ जिसे प्रकृति ने दिया है, उसे अब जब हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी पूरी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे में 1 2 3 4 आदि, या फिर आप अनंत कह सकते हो, ठीक है ना। और एक बात है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है भैया वो 1 होती है। लेकिन अगर यही बात कह दी जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो वो हमारी असंभव होती है। अब उसके बाद देखा जाए पूर्ण संख्याएं, जिसे हम होल नंबर कहते हैं, वो होता है शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और जैसे में 0 1 2 3 4, यानी कि इसमें क्या होगा भैया, शून्य पूर्ण संख्या यानी पूरा हो जाएगा, यानी 0 भी आ जाएगा। तो यानी कि 0 1 2 3 4 इसमें एग्जाम्पल में हो सकता है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात की जाए तो भैया वो 0 होती है। और इसमें भी अगर ये बात कही जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए, तो भैया वो अनंत होती है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई होगी कि प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक व पूर्ण संख्याएं असंभव होती हैं। तो हाँ दोस्तों, थोड़ा आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे पूर्णांक इंटरजर्स, उसके आगे हमारा पूर्णांक है। तो पूर्णांक यानी इंटरजर्स यानी सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे में देखा जाए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। तो इतनी बात होती है। और पूर्णांक में कभी ऐसा नहीं पूछा जाता कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बताइए या सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताइए, तो ये असंभव होती हैं। अब इसके बाद देखा जाए पूर्णांक के प्रकार। तो पूर्णांक भैया 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। देखा जाए इसी एग्जाम्पल से आप पकड़ सकते हैं कि क्या हो सकता है पूर्णांक के प्रकार, क्योंकि माइनस की और प्लस की दोनों वैल्यू हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक में सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे में -1 -2 -3 -4, आप कुछ भी सिर्फ माइनस में आपको लिखना है, वो ही ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाएगा। और धन या धनात्मक पूर्णांक की बात की जाए तो सभी प्राकृतिक संख्याओं को धन या धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैंने यहाँ ये क्यों नहीं लिखा कि सभी धनात्मक संख्याओं के समूह को धनात्मक या धन पूर्णांक कहते हैं। देखिए जाए प्राकृतिक संख्याओं में भी सब संख्याएं प्लस की थी, 1 2 3 4 तो था ही। तो इसका मतलब धनात्मक जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं पूरी, उन्हें हम धन या धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं सम संख्याएं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, जो 2 से पूरा भाग लग जाए, उसे हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 इनफाइनाइट। और क्रमागत सम संख्याएं x + 2 x + 4। अब यहाँ पर देखिए x, इसके आगे मैंने x + 2 ही क्यों लिया, फिर आगे फिर मैंने x + 4 ही क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि भैया क्रमागत सम संख्याएं चाहे विषम संख्याएं कहे, उसमें हमेशा अंतर 2 का ही होता है। अब देखा जाए x + 2, इसमें से अगर हम घटाएंगे तो हमारा
हमारा 2 आएगा। मान लीजिए हम x के स्थान पर 1 मान लेते हैं, लेकिन हम 1 नहीं मान सकते क्योंकि हमने क्रमागत सम संख्या कही है। अगर विषम संख्या कहे होते तब 1 मानते, इसलिए हम मान लीजिए x के स्थान पर 2 मान लेते हैं। थोड़ा मैं पटरी लेकर आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मैंने x के स्थान पर मैंने 2 माना, 2 मैंने माना तो यहाँ पर 2 हो गया। अब इसमें भी देखा जाए 2 हो जाएगा, यानी 2 + 2 यानी 4। अगली संख्या देखिए 4 ही है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए फिर 2 है, 2 4 4 2 6 अगली संख्या है। फिर देखो 6 है, 6 2 8 है। फिर मतलब कि सम संख्या ही बनेगी इससे, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देखते हैं सम संख्या हो गई थी हमारी, अब देखते हैं विषम संख्या। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7। मैंने कहा था ना कि अंतर 2 का ही होता है। अब देखिए 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा भैया, 2 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, तब भी हमारा 2 बचेगा। 7 में से 5 जाएगा, तब भी 2 ही बचेगा। हाँ ठीक है ना दोस्तों। जैसा कि देखा जाए विषम संख्याएं में हमने देख लिया था अंतर की इतने 2 होता है। और क्रमागत की बात कही जाए तब भी देख लीजिए x + 2 x + 4 x + 6 इनफाइनाइट तक है। और एक बात कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं क्रमागत विषम संख्याएं, ये बताने का ज़रूरत क्या है। इससे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जैसे 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है और वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तब हमें ये क्रमागत वाला सिस्टम लगाना पड़ता है। अब इसके बाद देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं 1 से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब कि 1 से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए जिसका गुणनखंड 1 या फिर 1 के अतिरिक्त कोई भी, जिसका गुणनखंड 1 हो या फिर जो संख्या है वही हो, उसके अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। नहीं हो यार, मतलब कि अन्य गुणनखंड हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसी हिसाब से अगर 2 को लिया जाए, हमारी संख्या जो 2 होती है, अब 2 को अगर लिया जाए तो 2 गुणा एग्जाम्पल के थ्रू रुकिए। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको समझा रहा था भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याओं में मैं जैसे बता रहा था कि दो संख्या हमने एग्जाम्पल के थ्रू लिया, तो 2 एकम 2, 2 1 दूना 2 ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखा जाए इसमें ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि इस संख्या में जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी थी उसके कहने का मतलब ये था कि जो संख्या इस संख्या का हम चेक कर रहे हैं कि वो भाज्य है कि नहीं, उस संख्या के गुणनखंड में उस संख्या और 1 के अलावा भी कोई ना कोई संख्या गुणनखंड में होनी चाहिए, तभी वो संख्या हमारी भाज्य कहलाती है, नहीं तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब जैसे 4 को मैंने लिया तो 4 का देखिए, 4 का अगर गुणनखंड देखें तो इस तरह से होगा। तो यानी कि 4 में देखिए 2 2 1, मतलब कि देखो ये नहीं है। जो बात उसमें कही गई है कि उस संख्या के अलावा, अब इसका अगर गुणनखंड करें तो 4 से भी हो सकता है, एक बार में हो सकता है, मतलब 4 एकम 4 हो सकता है। लेकिन यही बात कही गई है कि उसका गुणनखंड करने पर या वो मतलब कि दुनिया की कोई भी संख्या हो यार, वो तो होता ही है ना कि मतलब कि चाहे 1 से करोगे चाहे जो संख्या है उससे करोगे, उसका गुणनखंड लग जाएगा। लेकिन जब वही उस संख्या और 1 के अलावा दुनिया की चाहे जो संख्या हो वो मतलब खुद से और 1 के अलावा किसी संख्या से कटने लग जाए, तब समझ लीजिए वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भाज्य संख्या समझ में आई होगी। तो भाज्य संख्या की डेफिनेशन एक बार और पढ़ लेते हैं। 1 से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर कोई पूछे तो आप 2 नहीं बताओगे, आप 4 बताओगे। और यही बात मैं आपको क्लियर कर रहा था अभी
कि 4 होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या। और अगर यही बात की जाए अभाज्य संख्या की, तो 1 से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसमें क्या था हो और इसमें क्या था ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और आपने देखा ही था दो का हमने गुणनखंड किया था, जब हमने गुणनखंड किया तो देख लीजिए उसमें 2 और 1 के अलावा और कोई उसका गुणनखंड बन ही नहीं रहा है, इसलिए ये हमारी अभाज्य संख्या है। मैंने दोनों तरफ से किया है, ऊपर नीचे, मतलब 2 गुणा 1, 1 गुणा 2, दोनों में देखिए हमारा अभाज्य संख्या का मतलब ही यही है कि वो कटेगी तो सिर्फ अपन खुद से या तो फिर 1 से कटेगी, उसके अलावा दुनिया का ऐसा अक्षर नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई गिनती नहीं है जिससे वो कट जाएगी, तभी वो अभाज्य संख्या कहलाई जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। अभाज्य संख्याओं में एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि संख्याएं, ये सारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप इसका गुणनखंड करके देख सकते हैं, नहीं तो वैसे भी आप जानते ही हैं 3 जो संख्या है वो 1 या फिर 3 से ही कट सकती है। 5 जो है वो भी या तो 1 से कटेगा या फिर 5 से ही कटेगा। 7 जो है वो भी या तो 1 से कटेगा या तो फिर 7 से। और 11 जो है वो 11 से या तो फिर खुद मतलब कि 7 से ही कटेगा। 11 जो है वह तो फिर 11 से कटेगा या तो फिर 1 से कटेगा। और 13 भी मतलब सेम रूल है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या अगर पूछी जाए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी पूछा जा सकता है, तब आपको बताना है 2। लेकिन यही अगर सिर्फ यही कह दे सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तब भी आपको 2 ही बताना है। लेकिन अगर यहीं पर ये पूछ ले कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, तब आप कहेंगे असंभव। ठीक है ना। इसी तरफ से भाज्य संख्या में भी सबसे बड़ी भाज्य संख्या पूछे, तब भी आप वही कहेंगे कि असंभव है, वह बात असंभव है। अब थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं। संख्याओं का ऐसा युग्म यानी जोड़ा जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ही ना हो, उसे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 और 4 का अगर हम गुणनखंड करें, देखा जाए भैया 3, 4 का अगर गुणनखंड करें तो देखिए मतलब कि दोनों एक ही संख्या से कटनी चाहिए। मतलब कि 3 जो है वो देखिए 1 से कटेगा, 4 जो है वो तो 1 से कट ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही तो कहा गया संख्याओं का ऐसा जोड़ा होना चाहिए जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भैया है तो ना, नहीं यार 3 का 4 नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि 4 का अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड देखा जाएगा, मतलब कि ये जो पहली संख्या मैंने लिख दी है गलत हो गई है, ये नहीं होगा, क्योंकि 4 के गुणनखंड करेंगे 2 का 2 हो जाएगा ना, 2 दूना 4। तो सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई है, 3 का 5 हो सकता है, क्योंकि 3 का गुणनखंड करोगे तब भी 1 आएगा, 5 का गुणनखंड करोगे तब भी 1 आएगा, 5 का 7, 5 का गुणनखंड करेंगे तब भी 7 आएगा। हालांकि ये भी है भैया कि 5, 5, 7, 7 ये भी आ सकते हैं, लेकिन नीचे 1 बचेगा तो आप एक बार अगर 1 लाएंगे तो फिर बन जाएगा, इतना बात है। ठीक है ना दोस्तों। अब सहअभाज्य संख्याएं हो गई होंगी, लगभग आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ये तो हमने भाई बहुत बार देखा है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यही तो आप लोग कहते हो, लेकिन ये गलत कहते हो। ऐसा होता है, देखिए ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ pq दोनों पूर्णांक हों और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 1/2 -3/4 आदि। ठीक है ना, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, इससे में कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने जो कहा है कि जो pq है वो पूर्णांक होने चाहिए, और पूर्णांक में हमने देखा था प्लस माइनस के दोनों अक्षर लिए जाते हैं। ठीक है ना। तो 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, ये भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए थोड़ा सा दोस्तों, 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसको 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं, और ये p/q के रूप में हो गया है। और जहाँ 0 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है, तो 0 जो होती है भैया परिमेय संख्या कही जा सकती है, मतलब परिमेय संख्या मानी जाती है 0, लेकिन 0 परिमेय संख्या मानी जाती है। ठीक है ना,
इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि दुनिया की कोई भी संख्या, मैंने कहा ना, p बटे q के रूप में हो, q का मान 0 ना हो और जो p q हो वो एक पूर्णांक हो, उन्हें हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात कंफर्म होनी चाहिए। एक बार देख लीजिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p q दोनों पूर्णांक हो और q का मान 0 ना हो, जैसे 1/2 -3/4 आदि, और 0 एक परिमेय संख्या है, ये भी पूछा जा सकता है। वैसे बोर्ड के एग्जाम में तो लगभग ये नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ऑप्शनल में पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके जहाँ p q दोनों पूर्णांक ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसमें देखिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो अपरिमेय संख्या जैसा उसमें हमने कहा था कि p बटे q के रूप में हो और q का मान 0 ना हो और p q दोनों पूर्णांक हों, बस थोड़ी सी यही इसमें यही कर दीजिएगा, जहाँ p q दोनों पूर्णांक ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे में देखा जाए 1/√2, तो 1 तो हमारा पूर्णांक है लेकिन √2 हमारा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें अंडर रूट कहीं मिला ही नहीं था। और अगला एग्जाम्पल है √3/2, तो हमारा √3 भी पूर्णांक नहीं है, √5 ये भी नहीं है, -√3 ... मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। इसका मतलब कि अपरिमेय संख्या में और भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो इतनी बात होती है भैया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में। अब देखते हैं जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है भैया। वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं तथा सभी अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, और इसीलिए हमारा चैप्टर वास्तविक संख्याएं बना है। वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं तथा सभी अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और जैसे में 1/2, 1/√3, √2, 1/4, 1/√3, √2 -√5, 1/5 आदि, मतलब कि वास्तविक संख्याएं। और देखिए भैया इसमें हम यही पढ़ते हैं, √3 अपरिमेय है ये सिद्ध कीजिए, √2 अपरिमेय है ये सिद्ध कीजिए। मतलब कि अपरिमेय संख्या मतलब कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में ही पढ़ते हैं। और वास्तविक संख्याएं का भी तो यही मतलब होता है, सभी परिमेय संख्याएं तथा सभी अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और दोस्तों इतना हमने बताया है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, देखिए थोड़ा लिख कर पूछेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन ये रहा कि पाई और पाई का मान जो 22/7 होता है, उनमें से कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए बताइएगा, हम आपका कमेंट ज़रूर चेक करेंगे। ओके बाय दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।